अब उसके पर्सपेक्टिव में जो पोल्यूशन जनरेट हो जाती है, ज़ाहिर इंसान जो भी एक्टिविटी करता है उसकी कुछ ना कुछ पोल्यूशन ज़रूर प्रोड्यूस होती है। उस पोल्यूशन को मीट करने के लिए पहले तो कुछ साल तक, इवन कुछ डिकेड्स तक ये था कि बायोटेक्नोलॉजी का तस्वर भी नहीं था कि ये इस पोल्यूशन को ख़त्म कर सकती है। लेकिन लेटर ये हुआ कि देखा गया कि माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए हम इस पोल्यूशन प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो फिर इस हवाले से इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस किया गया और इसके ऊपर रिसर्च की गई और पता चला कि सबसे यूज़फुल टूल तो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है। अगर इस टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करें तो हमें बड़ी मशीनरी और बहुत बड़े बड़े टेक्निक्स और इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ती, बल्कि एक माइक्रो लेवल की इंजीनियरिंग करके हम इस बड़े प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। एक्चुअली ये बात समझने की है कि एक मुश्किल तरीन जॉब को कैसे एक सिंप्लीफाई और बहुत छोटे छोटे माइक्रोब से हमने कैसे किया और ये ख्याल कैसे आया। द एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग to improve the efficiency and cost which are certain to the future widespread exploitations of the microorganisms to reduce the environmental burden of toxic substances. It is hoped that in future the application of microorganisms coupled with the genetic engineering techniques will make a major contribution to the improve the quality of the environment. However, uh, is there risk of associated with release of genetically engineered microorganism? इसमें एक मसला है जो इसके साथ कपल है या जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हम ये टेक्निक्स तो यूज़ कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का। आगे अभी हमारी सारी आने वाले अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं वो इन जेनेटिकली मॉडिफाइड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स के ऊपर होंगे, क्योंकि बेसिकली जो बायोटेक है इससे पहले तो आपने ओवरऑल प्रॉब्लम समझा, सॉइल के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वाटर के अंदर प्रॉब्लम है, सॉलिड वेस्ट के प्रॉब्लम है। जब ये प्रॉब्लम आ गए, आपके पास वेस्ट पड़ा हुआ है, आपके पास कहीं हैवी मेटल ज़मीन के अंदर पड़ गए हैं, आपके यहाँ की ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज़मीन के अंदर हैं या पानी के अंदर हैं या सीवर वेस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, तो आप उसको रेमीडिएट करना चाहते हैं, आप उसको टैकल करना चाहते हैं, उस इन्वायरमेंट स्ट्रेटा को क्लीन करना चाहते हैं। तो और टेक्निक्स हम मैनुअल करते थे, लैंडफिल बनाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हमने उसको किसी और चीज़ों से मैकेनिकली बड़ी बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के बजाय अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करना है तो हम कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल अभी होगी और पता चलेगा कि कैसे, किन किन टेक्निक्स, किन किन इंस्ट्रूमेंट से हम करेंगे, माइक्रोब को यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन इसका एक रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है, कपल्ड है विद उसका। वो रिस्क क्या है वो आगे हम पढ़ेंगे कि इन माइक्रोब से किस तरह के थ्रेट्स मौजूद हैं। वो पूरा उसके ऊपर एक लेक्चर भी होगा और पूरी बताया जाएगा कि ये माइक्रोब्स हमारे लिए बाज़ नुकसानदेह हो जाते हैं। जिस तरह आप ना सम टाइम एक किसी चीज़ को आर्मोर्ड करते हैं, लेट्स से कि आपने सिक्योरिटी गार्ड रखा है और उसको आपने वेल ट्रेन किया है, उसको बेहतरीन ट्रेनिंग दी है और बेहतरीन असला दिया है, लेकिन उसमें रिस्क ये भी होता है कि कभी वो आपके ख़िलाफ़ हो जाए तो वो आपको भी किल कर सकता है। यानी इस तरह के माजी में हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात हुए कि सिक्योरिटी गार्ड ही जो आप जिसकी हिफाजत की जा रही थी उसको मार देते हैं। तो इस तरह से ये जो जेनेटिकली माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये जब हम इंजीनियर्ड इनको करते हैं तो इनके अंदर तब्दीली लेकर के आते हैं। वो तब्दीली बेसिकली एक नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर नहीं होती और हमने उसके अंदर इंजीनियर्ड की होती है। वो माइक्रोब अगर मिस्टेकनली या डेलिबरेटली इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ हो जाए तो उसके बहुत आफ्टर इफ़ेक्ट्स और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके ऊपर तफसील से बात होगी। ये इसका एक हैज़र्ड है, ये इसका एक नुकसान है जो कि पॉसिबल होता है। Then uses of microorganism in environmental cleanup with special reference to the bioremediation types, processes and the methods will several examples like hydrocarbons, यानी हम हाइड्रोकार्बन्स की बायोरेमिडिएशन कर सकते हैं जो ऑयल प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलेटेड पोलूटेंट हैं। दैन हैवी मेटल्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन फॉर्म ऑफ हैवी मेटल्स लाइक क्रोमियम, जिंक, कॉपर, लेड, एंटीमनी, इवन गोल्ड और आयरन को भी इससे पिक किया जाता है। दैन डाइज़ हैं, जब हम हमारे यहाँ टेक्सटाइल जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पर कपड़ा साजी का काम होता है वहाँ पर डाइज़ का बहुत इस्तेमाल होता है।
तो वो डाइज पानी में या इन्वायरमेंट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, उन डाइज को हम पिकअप कर सकते हैं माइक्रोब के ज़रिए। देन जीनोबायोटिक्स हैं, जीनोबायोटिक्स मीन मैन मेड कंपाउंड्स, देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ मैन मेड कंपाउंड्स, वो तमाम जीनोबायोटिक्स हैं, वो अगर इन्वायरमेंट के अंदर हैं यू कैन पिक दैम बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे काम हम इन माइक्रोब से करना शुरू हो गए हैं, यही इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सीवेज एंड एग्रो वेस्ट, इसके अलावा हम एग्रो वेस्ट को भी और सीवेज को भी ट्रीट कर सकते हैं। एंड बेनिफिट द हैजर्ड एसोसिएटेड विद रिलीज ऑफ जीएमएम्स, ये जीएमएम स्टैंड फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही आज आपका टॉपिक था, मैंने जीएमएम्स लिखा था, शायद आपको कन्फ्यूज हुई होगा व्हाट इज़ जीएमएम। तो ये है जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हमने मैनिपुलेट किया होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में हम कुछ तब्दीली लाते हैं, उसके जीन लेवल तक या उसके जीनोम के अंदर हम कुछ इंजीनियरिंग करते हैं, कोई डिज़ायर्ड जीन डाल देते हैं, दैट इज़ इंजीनियरिंग। फॉर आवर क्लीन इन्वायरमेंट हैव बीन डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। सो the benefits expected from the release of genetically modified microorganism into the environment are summarized in table। ये टेबल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इस टेबल के अंदर आप देखें तो लिखा हुआ है बेनिफिट्स फ्रॉम रिलीज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोऑर्गेनिज्म इनटू द एनवायरनमेंट। जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिलीज़ करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो किस तरह के बेनिफिट्स हम लेते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। नुकसानात तो बाद में बताएंगे आपको, जो मैंने हैज़र्ड्स बताए हैं, हैज़र्ड्स थोड़े हैं लेकिन बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। वो बेनिफिट्स ये हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, हम ये माइक्रोब्स को प्रिपेयर इसलिए करते हैं, उनको जेनेटिकली मॉडिफाई ही इसीलिए करते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, प्रोटेक्शन यही है कि बायो रेमिडिएशन ऑफ पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, कि जो इन्वायरमेंट पोल्यूट हो गया है, ठीक है, इन्वायरमेंट में सॉइल भी आती है, एयर भी आती है, वाटर भी आता है, ये सारी चीज़ें हमारा इन्वायरमेंट कहलाती हैं। और माइक्रोब्स को चूँकि हम ज़्यादातर सॉइल और वाटर के अंदर यूज़ करते हैं तो मेजर प्रॉब्लम भी इसके एसोसिएटेड होता है। तो इन्वायरमेंट का कोई भी कंपार्टमेंट जब किसी भी पोल्यूशन से लोड हो जाता है तो हम उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये वाली पोल्यूशन कहीं फूड चैन या फूड वेब में ना चली जाए और आपका इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंटल हेल्थ डैमेज ना हो जाए। दैट्स वाई हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसकी बायो रेमिडिएशन करते हैं। आई डिस्कस्ड इन अ वेरी अर्लियर लेक्चर्स के बायो रेमिडिएशन जो होती है वो जब हम माइक्रोब को यूज़ करके कोई पोल्यूशन टेकअप करते हैं एनवायरनमेंट से, दैट इज़ बायो रेमिडिएशन। इस मकसद के लिए अगर हम माइक्रोब के बजाय प्लांट्स यूज़ करें दैट वुड बी फाइटो रेमिडिएशन। तो हमारा फोकस चूँकि इससे बायो रेमिडिएशन या माइक्रोब से ज़्यादा रिलेटेड है तो हम इसी पे फोकस लेंगे। तो फिर इसमें ये बात साबित हुई कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बायो रेमिडिएशन की जो प्रैक्टिस करते हैं ये हमारा इसका पहला बेनिफिट है, या हम इससे पहला ये फ़ायदा लेते हैं। देन है कंट्रोल ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोसेस। अब इस ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोसेस में क्या है कि आलमी तनाज़र में या ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम इसका क्या बेनिफिट लेते हैं। रिवर्सल ऑफ लैंड डिजर्टिफिकेशन और रिवर्सल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, कि जो डिजर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, अब ये बात आपको बड़ी हैरानगी होगी कि ग्लोबल लेवल पे भी इसका बहुत ज़्यादा यानी रोल है कि एक एरिया डेजर्ट है, जिस तरह हमारे पास थल है, थर है, चोलिस्तान के 3 बड़े डेजर्ट हैं हमारे पास। तो वुड यू बिलीव कि इन माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए हम इसका रिवर्सल कर सकते हैं, हम इन डेजर्ट्स को ग्रीन लैंड बना सकते हैं। दिस इज़ द इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। और उससे क्या होगा, व्हेन यू डेवलप योर डेजर्ट एरिया इन अ ग्रीन एरिया दे विल बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और वो एस्थेटिकली और हर हवाले से इम्प्रूव्ड एक इन्वायरमेंट डिक्लेयर होगा। लेकिन अभी आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप ये टेक्निक पढ़ेंगे कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप डेजर्ट्स को ग्रीन लैंड बना सकते हैं और सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ये और इन माइक्रोब को यूज़ करते हुए, ये सिर्फ यानी बायो रेमिडिएशन भी करते हैं। और इनका एक और इस्तेमाल है, उसको हम यूज़ करते हुए जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
यूज़ करते हुए हम लोग रिवर्सल ऑफ डेजर्टिफिकेशन कर सकते हैं। और जब हम रिवर्सल ऑफ डेजर्टिफिकेशन करेंगे तो हम ग्लोबल इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे, और उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज होगा। कैसे? कि आपके यहाँ जब सरफेस एरिया जो है ग्रीन वो बढ़ेगा, तो आपके यहाँ जो परसेंटेज ऑफ ग्रीन लैंड है वो बढ़ेगी, और आप क्या करेंगे कि कार्बन को सिक्वेस्ट्रेट करेंगे, कार्बन कैप्चरिंग कर पाएंगे। हमारे यहाँ इशू ये होता है कि हमारे मुल्कों के पास दरख्तों का तनासब कम है। किसी भी मुल्क के ऊपर 25% का जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस की उसको वो कोप कर सकें या सिक्वेस्ट्रेट कर सकें। सिक्वेस्ट्रेशन होती है फिक्सेशन या कैप्चरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एनी अदर टॉक्सिक गैसेस। उसमें बिलखुसूस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स अपने अंदर फिक्स करते हैं, और आपको पता है कि ये अपनी फूड बनाते हैं। फूड किस तरह से बनती है कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रीली अवेलेबल होती है, वाटर कंटेंट ज़मीन से आ जाता है, सूरज की रोशनी होती है, और क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको ज़ियाई तालीफ या फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहते हैं। और क्या होता है, आप पौधा ग्लूकोज तैयार करता है और साथ ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है एंड वाटर कंटेंट। अब ये जो पौधे का ग्लूकोज बनना है, ये बेसिकली बेशुमार इसकी अक़साम होती हैं, सेलुलेज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये जितनी भी स्टार्च की फार्म है पौधों से हम लेते हैं। फ्रूट जितने भी हो गए, ग्रीन लीफ हो गए, पौधा इटसेल्फ सारे का सारा, पौधों से उगे हुए ग्रेन्स, पौधों से उगे हुए फल फ्रूट, बीज सीड जो भी होता है, उसके ग्राउंड नट्स हैं या उसके वैसे वॉलनट्स हैं, कुछ कोई भी चीज़ जो है ये ग्लूकोज की डिराइव्ड फार्म होती हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, अब देखें, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर से पौधे फिक्स करना शुरू हो जाएं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अपने तनासब में रहेगी। मसला ग्रीन हाउस का तब होता है जब वो अपने लेवल जो नॉर्मल है 3.03% बाई वॉल्यूम है, जब इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में बढ़ती है तो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज होता है, जो कि हो रहा है, और इसको ग्लोबल वार्मिंग हम कहते हैं, वो होना शुरू हो चुका है। चूँकि हमारे पास सिर्फ चंद ममालिक के, बाकी ममालिक ने जो ये ग्रीनरी का तनासब है ये मेंटेन नहीं किया हुआ। हमें 25% जंगलात या ग्रीन लैंड रखनी होती है अपने मुल्क के ऊपर। अब पाकिस्तान की अगर एग्जांपल लें तो हम 5% तक जंगलात रखते हैं, शायद इससे भी शायद कम होगा तनासब। तो कोशिश की जा रही है कि बिलियन और सुनामी ट्रीज़ लगा के हम जो है ना इसको 25% तक जा सकें, बट अभी हम बहुत दूर हैं। अलबत्ता आज़ाद कश्मीर जो है ओवरऑल जंगलात में कोनीफर्स तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल जंगलात के इस तनासब को मीट करता है। लेकिन बाकी ममालिक हैं जिस तरह कनाडा है, यूके है, यूएसए है, और बिलखुसूस यूएसए की सर्टन स्टेट्स के अंदर 35% तक जंगलात जो हैं वो मौजूद होते हैं। उसमें ये होता है कि वो वहाँ पर उनकी कार्बन एमिशन भी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्लेम करते हैं जी, इफ़ वी आर एमिटिंग मोर कार्बन डाइऑक्साइड दैन वी हैव मोर ग्रीन एरियाज़ ऑन आर लैंड। तो ये इशू होता है, वो इसलिए वो क्योटो प्रोटोकॉल की भी खिलाफ वर्जी हुई, अमेरिका ने उसको वायलेट किया जी, कि हम लोग, अगर हमारे पे इल्ज़ाम है कि हम सबसे बड़े एमिटर हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, तो साथ हम लोग 35% ग्रीनरी भी तो मेंटेन किए हुए हैं। तो ये बात ठीक है कि वाक़तन हमें अपने हर मुल्क के 25% रकबा के ऊपर ग्रीनरी डेवलप करनी होती है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्निक है, मोस्टली चूँकि दुनिया के वो ममालिक जहाँ डेजर्ट्स हैं वहाँ पर दरख्त लगाना नामुमकिन होता है। दरख्त लगाया भी जाए तो उसको पानी का इशू होता है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता, टेम्परेचर बहुत हॉट होता है। तो अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी है, इसके ज़रिए ऐसा एक टूल डेवलप किया गया है, वो हम पढ़ेंगे, जिसको जापान ने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, और उसने किसी हद तक अपने डेजर्ट्स को ग्रीन लैंड में कन्वर्ट भी कर लिया है। तो ये बेसिकली इसका दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या करते हैं कि हम लोग रिवर्सल ऑफ लैंड डेजर्टिफिकेशन करते हैं और रिवर्सल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। अब मेरे ख्याल में आपने इस बात को पिकअप किया होगा कि ये किस पर्सपेक्टिव में बात हो रही थी। देन एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हमारी जो ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी जो ज़मीनों के रिलेटेड क्रॉप्स की प्रोडक्शन के हवाले से, ये हमारी एग्रीकल्चर कहलाता है, और इसको हम ज़राअत कहते हैं। अब इसमें क्या है कि इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन।
इसमें हम लोग प्लांट न्यूट्रिशन की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कर सकते हैं। देन पेस्ट कंट्रोल, सेफ बायोपेस्टिसाइड्स, यानी पहले तो हम क्या करते थे कि हम हर्बिसाइड्स यूज़ कर लेते थे, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लेते थे, फंगीसाइड यूज़ कर लेते थे, या इन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर हम डिफरेंट मोड ऑफ पेस्टिसाइड, जिस तरह आपको पता है कि एक इंसेक्टिसाइड बड़ा मशहूर है डीडीटी, पेस्टिसाइड हमारे बड़े ऐसे मशहूर हैं, ये अब यूज़ नहीं होते, बल्कि हम क्या करते हैं सेफ बायो पेस्टिसाइड, इन माइक्रोब से डेवलप किए हुए कुछ पेस्टिसाइड हैं, वो हम यूज़ करते हैं, दोज आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। उनसे क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव गेन हो जाता है और आपका इन्वायरमेंट सेफ रहता है, यानी ये इसका तीसरा बड़ा फ़ायदा है। देन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्राम क्लाइमेट स्ट्रेस, इसमें फिर हम इन माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए क्लाइमेट स्ट्रेस जो है प्लांट्स के लिए वो हम डेवलप कर सकते हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स फ्राम ट्यूमर फॉर्मेशन एंड डिजीज़, आपको पता है बेशुमार ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ट्यूमर बनते रहते हैं, उनके ट्रंक ख़राब हो जाते हैं, बॉक्स ख़राब हो जाती हैं, तो इन माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए हम उन डिजीज़ का, उन ट्यूमर्स का भी इलाज करते हैं प्लांट्स के अंदर जो जिनके यहाँ प्रॉब्लम होता है। देन फूड इंडस्ट्री है, ये चौथा बड़ा सेक्टर आता है, पहला था इन्वायरमेंट था, फिर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में था, फिर एग्रीकल्चर था, ये फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया पूरी में, क्योंकि फूड जो है ये इंसान की ज़रूरत है, उसको यानी मीट करने के लिए इंसान बेशुमार टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ताकि हम कम वक्त में और कम पैसों में ज़्यादा अच्छी खुराक बना सकें। तो इसके अंदर हम देखते हैं इसका क्या यूज़ हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसिंग इंजाइम फॉर फूड इंडस्ट्री, इसमें हम डिफरेंट इंजाइम तैयार करते हैं जो हमारे फूड्स को एक्सलरेट करते हैं और हम लोगों एक बड़ी यील्ड हासिल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विद इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ फर्मेंटेशन, आपको पता है फर्मेंटेशन का तो पहले भी ये प्रैक्टिस होती है, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी की कुछ टेक्निक हम एंशियंट टाइम से यूज़ कर रहे हैं, पुराने वक्तों से, लेकिन हमें ये बात पता नहीं होती कि ये बायोटेक्नोलॉजी है या वैसे कोई रूटीन में। जिस तरह आपके घरों में जो दही बनाने का प्रोसेस है या अचार डाला जाता है, ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, लेकिन ये बायोटेक्नोलॉजी होती है बेसिकली इसके अंदर, और हमें ये बात पता नहीं होती कि हम लोग क्या करते हैं। बेसिकली हम माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं, कहीं माइक्रोब को रोक रहे होते हैं और कहीं उनको यूज़ कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह। बहरहाल हमारा कंसर्न है इन्वायरमेंट के अंदर इनको हम कैसे ये जो मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनका कैसे कैसे कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन है इम्प्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर मिल्क इंडस्ट्री, इसके अलावा मिल्क इंडस्ट्रीज़ में भी हम इम्प्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब यही है कि जो हमने मॉडिफाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किए हैं उनको इम्प्रूव किया होता है, लिटिल बिट स्ट्रेंथन किया होता है, उनको यूज़ करते हुए मिल्क इंडस्ट्री में हम अपना कैसे बेनिफिट लेते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज लाइव एटन्यूएटेड वैक्सीन्स, यू नो के वैक्सीन जो है ये लिविंग माइक्रोब से ही हासिल की जाती है। जिस तरह कोविड का इलाज भी हम कहते हैं कि हमें इसका कोई वैक्सीन बनाना है, तो वैक्सीन अभी हमें पता नहीं चल रही कि किस तरह की वैक्सीन होगी, किस ऑर्गेनिज्म से लेनी होगी और वैक्सीन बनेगी। इस तरह देखें पोलियो की वैक्सीन है, आपको पता है शुगर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी वैक्सीन होती है। तो आपको पता है कि हम लोग ये वैक्सीन कैसे हासिल करते हैं, मतलब शुगर की अगर बात कर ली जाए तो उसमें जो इंसान के अंदर वैक्सीन इंसुलिन होती है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, वो इंसुलिन नेचुरली जब रिलीज़ होना बंद हो जाए तो हमें सिमिलर वैक्सीन चाहिए होती है जो हम मैनुअली इंजेक्ट करते हैं इंसान के अंदर, और उसका ग्लूकोज लेवल जब रेज होता है तो वो उसको कर्टेल करता है, रिड्यूस करता है नॉर्मल लेवल तक, फिर वो इंसान इजीली ज़िंदा होता है या सर्वाइव कर सकता है। तो अब ये है कि इंसान के अंदर से तो निकालना मुश्किल था कि हर बंदे से निकाली जाए इंसुलिन उसमें है ही नहीं है, ऑलरेडी वो बंद होगी उसकी प्रोडक्शन और वो डायबिटिक हो गया। अब ऐसे लोग जो हेल्दी थे उनमें से क्या किया गया, वो जीन लिया गया जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया एक बैक्टीरिया के अंदर। उस बैक्टीरिया की फिर क्या हुई, रेप्लिकेशन हुई, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है कि हमने उसको इंजीनियर कर दिया। दैट बैक्टीरिया विच हैज़ जीन ऑफ इंसुलिन, वो क्या होगा, रेप्लिकेट होगा।
रेप्लिकेशन के नतीजे में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रिलियन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो जाएंगे और उन बैक्टीरिया को हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं और उसकी एक्सट्रैक्ट लेके हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लेंटी ऑफ वैक्सीन पैक कर लेते हैं और वो मैनुअली इंजेक्ट की जाती है लोगों को, और लोग वो अपनी ही वैक्सीन जो इंसानी होती है माइक्रोब के अंदर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी करके, तो ये एक तरीका, वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ये इस तरह से टेक्निक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो माइक्रोब को यूज़ किया जाता है उनको मैनिपुलेट करने के बाद। तो इस तरह हेल्थ केयर में दीगर बहुत सारी ऐसी वैक्सीन हैं जो कि हम इन माइक्रोब्स को, जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स को हम यूज़ करके तैयार करते हैं। देन कम टू द पॉइंट कि हमारी जो बायो रेमेडिएशन की टर्मिनोलॉजी है इसके हवाले से अब बाकायदा बात शुरू हो गई है, ठीक है, कि व्हाट इज़ बायो रेमेडिएशन। इसके ऊपर मैंने बताया था कि मेजर डिफरेंस तो ये है कि अगर प्लांट्स इन्वॉल्व हैं तो वो फाइटो रेमेडिएशन होगी, और अगर माइक्रोवेव इन्वॉल्व हैं तो वो बायो रेमेडिएशन होगी। तो बायो रेमेडिएशन इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन or pollutants or prevent pollution. It is technology for removing pollutants from the environment, restoring contaminated sites and preventing future pollution. However, it has global, regional and local application. The basis of bioremediation is the enormous natural capacity of microorganisms to degrade in organic compound. The capacity could be improved by applying the GMMs, genetically modified microorganisms. In Japan, academic, industrial and government research is tightly coordinated for global application of environmental biotechnology. Researchers are exploiting large-scale application of bioremediation that can affect desert formation, global climate change, and the life cycle of material. Attempts are being made to develop microorganisms that can help reverse desert formation. This work is based on developing biopolymers that retain water and रिवर्स डेजर्ट फॉर्मेशन। अब ये जो बात उसने लिखी है कि दुनिया पूरी में ये टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को बचाने के लिए यूज़ की जाती है, और जिस तरह मैंने आपको डिस्कस पहला ऑब्जेक्टिव जो बताया था कि इसमें यानी कंट्रोल ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोसेस में रिवर्सल ऑफ लैंड डिजर्टिफिकेशन कैसे होती है, तो बेसिकली ये जापान के हवाले से बात हो रही है कि जापान के अंदर एक बैक्टीरिया यूज़ किया गया है, उसका नाम है एल्का लाइजेंस ल्यूटिस, इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस सुपर बायो एब्जॉर्बेंट। वो एक उसने पॉलीमर बनाया है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सुपर बायो एब्जॉर्बेंट, आ पॉलीसेकेराइड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड glucuronic acid. These can absorb and hold more than 1000 times of its own weight of water. यानी बेसिकली जापान ने क्या किया कि एक सुपर बायो एब्जॉर्बेंट पॉलीमर तैयार किया थ्रू माइक्रोब, और उस पॉलीमर को वो क्या करता है, डेजर्ट के अंदर जाके फेंक आता है, और उसके अंदर कैपेसिटी ये है कि वैसे तो पानी नहीं ठहरता डेजर्ट के अंदर, तो वो जो पॉलीमर है उसके अंदर दो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ग्लूकोज होता है और ग्लूकोनिक एसिड होता है, और ये क्या करते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, ठीक है, और उसके अंदर पानी होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो 1000 टाइम ज़्यादा होती है किसी आम चीज़ से ज़्यादा। 1000 एक तो होता है 100 टाइम, 100 नहीं बल्कि 10 फोल्ड्स, यानी 100 के भी आगे 10 फोल्ड्स हैं कि 1000 टाइम, यानी इतना ज़्यादा उसके अंदर पानी रहता है, मौजूद रहता है कि जैसे कोई वेट चीज़ पड़ी हुई है। जिस तरह आप एक टिश्यू पेपर के अंदर पानी लगा के फेंक दें तो आप देखते हैं कि वो आम सतह से ज़्यादा उसके अंदर पानी मौजूद नज़र आता है। वो इसी तरह से वो एक जो सुपर बायो एब्जॉर्बेंट पॉलीमर बनाया उन्होंने, उसको डेजर्ट के अंदर फेंक आते हैं, और उस वजह से वहाँ पर लोकली जो एरिया है वो हमेशा वेट रहता है, और वहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होना शुरू हो जाती है, प्लांटेशन को प्रमोशन मिलती है, और वहाँ पर एक हेल्थियर एनवायरनमेंट प्रिवेल करना शुरू कर देता है। ये यानी इस तरह से उन्होंने एल्कालाइजेंस ल्यूटिस स्पीशीज़ को यूज़ करके
ये वाली प्रैक्टिस वहाँ पर की। Then using the informations from fundamental research, bioremediation technology has been used to remove environmental hazards. फिर इसके अलावा environmental hazards को remove करने के लिए like chemicals accumulated in their cells or detoxify them into non-toxic forms. Then several members of algae, fungi and bacteria are known to solubilize, transport and deposit the metals and detoxify dyes and complex chemicals. तो ये सारे प्रोसेस जितने भी आपने सुने हैं ये बायो रेमिडिएशन के ज़रिए हम कैरी आउट करते हैं और इस तरह से हम बायोपॉलीमर तैयार करके डिजर्टिफिकेशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी रोक सकते हैं। अब ये जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं कि बायो रेमिडिएशन के ज़रिए हम लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं, इनको वन बाई वन भी पढ़ेंगे, जिस तरह केमिकल्स को कैसे किया जाता है, हैवी मेटल्स को कैसे हम टैकल करते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीज़ों को कैसे हम इसके ज़रिए टेकअप करते हैं। तो ये एक इमेज दी गई है कि हम लोग क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनको हम यूटिलाइज़ करते हैं, इंजेक्ट करते हैं और फिर उनकी रिकवरी भी होती है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी आगे थोड़ा सा इसको आप चलते हैं इसके हवाले से। द टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स रिमेन इन वेपर, लिक्विड और सॉलिड फेज, देयरफॉर बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजी वेरीज accordingly whether the waste material involved is in its natural setting or the removed and transported into a fermenter. अब ये जो फर्मेंटर है बेसिकली यहाँ से आपकी टेक्निक्स प्रॉपर शुरू हो रही हैं, यानी वो वाले टूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर प्रॉपरली, जहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म या जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज़म या हम मैनिपुलेटेड जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है उनका इस्तेमाल हम ज़्यादातर बायो रिएक्टर्स के अंदर करते हैं, उनको फर्मेंटर्स कहते हैं। into the fermenters which are commonly known as bioreactors on the base of removal and transportation of waste for treatment. Basically there are two methods, in situ bioremediation and ex situ bioremediation। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग इन situ bioremediation और ex situ दोनों करते हैं। एक होती है जहाँ पर नेचुरल प्लेस होती है, एक होती है कि हम लोग एक्चुअली वेस्ट को किसी सिस्टम के अंदर लेके जाते हैं। तो इन दोनों में हम आगे डिफरेंट तरीक़ों से हम इसको पढ़ते हैं कि इन situ और ex situ का क्या मतलब है। अब नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं, इन situ bioremediation। In situ bioremediation is the clean-up approach which directly involves the contact between microorganism and the dissolved and the absorbed contaminants for biotransformation. Biotransformation is the surface environment is a very complex process. Potential advantages of in situ bioremediation methods include minimal site disruption, simultaneous treatment of contaminated soil and groundwater, minimal exposure of public and site personnel and low cost। यानी इसके अंदर कीमत कम इस्तेमाल होती है, जगह कम इस्तेमाल होती है, लेबर और बागरेशन कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये हम लोग मौके पे इसको यूज़ कर रहे हैं। बट द डिसएडवांटेजेस आर टाइम कंज्यूमिंग मेथड एज़ कम्पेयर टू अदर रेमीडियल मेथड। ये चूँकि इसको हम नेचुरली करने की कोशिश करते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। जिस तरह हम लोग, मैं एक आपको मिसाल देता हूँ, एक कंपोस्टिंग होती है, अगर आप वेस्ट को वैसे फेंक दो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। अगर आप उसको वर्मी कंपोस्टिंग या इस तरह का कोई मेथड यूज़ करें तो आप देखते हैं कि वो चंद दिनों में वो चीज़ कंज्यूम हो जाती है, वहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि इन situ में थोड़ा सा डिलेड प्रोसेस होता है, लेकिन ex situ में ये चीज़ एक्सेलरेट करती है, तेज़ी से होती है। Then seasonal variation of microbial activity resulting from the direct exposure to the prevailing environment factor। इसमें ये होता है कि जब आप माइक्रोब अप्लाई करते हैं, वो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है इन situ में, तो क्या होता है कि वहाँ पर गर्मी, सर्दी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, pH, टेम्परेचर ये कंट्रोल नहीं हो पाते, और वो जो फ्लक्चुएशन ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर है दैट विल इम्पेक्ट द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं कर पाते। जिस तरह एक आप देखते हैं कि एनिमल डंग का हम एक ढेर लगाते हैं किसी जगह पे जाके खेत के अंदर, और वो क्या होता है कि वो
इन्वायरमेंटल फैक्टर को ओपनली फेस कर रहा होता है, यानी वो इन सिटू एक तरह से बायो रेमिडिएशन होती है या डिकम्पोजिशन प्रोसेस हो रहा होता है कि हर चीज़ कंट्रोल में नहीं होती। वहाँ पर देखें धूप कभी ज़्यादा हो गई, कभी सर्दी ज़्यादा हो गई, कभी पानी ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, माइक्रोब्स ना एक सफोकेशन में काम कर देते हैं वो, लेकिन साल भर लगता है उसके ऊपर। तो इसी तरह से इन सिटू बायो रेमिडिएशन में भी चीज़ें नेचुरली जब हम ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, उसमें ये टेम्परेचर या पीएच या ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं हो पाती और बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस मुतासर होती है। देन लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ दीज फैक्टर एंड प्रॉब्लमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट एडिटिव्स। इसमें जो ट्रीटमेंट एडिटिव हैं, यानी हम लोग रेमेडिएशन के लिए अगर कोई एडिटिव डालते हैं, जिस तरह मसलन न्यूट्रेंट्स हो गए या सर्फेक्टेंट्स हो गए या ऑक्सीजन की इनकॉर्पोरेशन है, वो भी हमसे प्रॉपरली मैनेज नहीं होती और उससे क्या होता है कि माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो मुतासर होती है। और नंबर 3 ये है कि प्रॉब्लमेटिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रीटमेंट एडिटिव्स यानी न्यूट्रेंट वगैरह। द माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्ट will only when the waste material help them to generate energy and nutrients to build up more cells. When the native microorganisms lack bioremediation capacity, genetically engineered microorganisms may be added to the surface during in situ bioremediation. अब हम लोग क्या करते हैं फिर जब हम देखते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर का, एयर का, मॉइस्चर का और पीएच का दीगर बहुत सारे इशू हैं, तो फिर हम लोग क्या क्या करते हैं कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं कि इन जगहों पे। वैसे रूटीन में तो क्या होता है, नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं, हमने उसको क्या करना होता है, उन्हीं माइक्रोब को या कुछ नए माइक्रोब, कुछ तो उनमें से भी ले सकते हैं उनको। जिस तरह मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि आपने एक कोई फोर्स तैयार करनी है, कोई एक सिक्योरिटी गार्ड का दस्ता बनाना है आपने, और आपके पास दाएं बाएं आपके मोहल्ले में कुछ लोग होंगे। एक तरीका ये है कि उन्हीं को वर्दियां पहना के असला दे दिया जाए, तो वो भी तो काम कर लेंगे। लेकिन एक ऐसा है कि आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी से एक बंदा लेकर के आएँ और उसको कहें कि जी आपने हमारी हिफाजत करनी है, जिसको ये है कि ट्रेनिंग दी गई हो, किसी एकेडमी में रख के ट्रेनिंग दी गई हो, तो वो क्या करेगा, वो जो मकामी लोग हैं वो भी काम करते हैं, लेकिन जो ट्रेंड शुदा आप बंदा लाएंगे कमांडो टाइप किसी प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर से आया हुआ, वो क्या करेगा, वो एक प्रॉपर तरीके से चीज़ों को आपकी हिफाजत करेगा और इफ़ेक्टिव होगा। इसी तरह से लोकली किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रोब खुद से भी डिग्रेडेशन रेमिडिएशन कर रहे होते हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड लेवल तक रेमिडिएशन करनी होती है या तेज़ी के साथ करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं जिनको जेम्स कहते हैं। ठीक है, जेम्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स, यानी उनके अंदर हम इंजीनियरिंग कर देते हैं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स वो वाले होते हैं जिनके जीनोम के अंदर हम मैनिपुलेशन कर चुके होते हैं, हम उनको चेंज कर देते हैं। मे बी एडेड टू द सरफेस ड्यूरिंग इन सीटो बायोरेमिडिएशन, यानी इन सीटो के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ इतना करना है कि वो जो रूटीन के माइक्रोब थे वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग माइक्रोब्स लाएंगे और उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर देंगे। बट स्टिमुलेशन ऑफ इंडिजिनस microorganisms is preferred over addition of gems, genetically engineered microbes. Then there are two types of in situ bioremediation: intrinsic and engineered in situ bioremediation. अब इंट्रिंसिक बायोरेमिडिएशन इसकी पहली किस्म है इन सिटो बायोरेमिडिएशन की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि conversion of environmental pollutants into harmless form through the innate capability of the naturally occurring microbe population is called intrinsic bioremediation। कि आपने क्या करना है कि इंट्रेंसिक में ये है कि नेचुरली अकरिंग जो माइक्रोब हैं पहले उन्हें अप्लाई करना है और वो क्या करेंगे, टेकअप कर लेंगे, उसके अंदर कोई आपने मैनिपुलेशन नहीं करनी। होएवर देयर इज़ इंक्रीजिंग इंटरेस्ट on intrinsic bioremediation for control of all of the some contaminations at waste site. The intrinsic inherent capacity of microorganism to
metabolize the contaminants should be tested at laboratory and find level before use of intrinsic bioremediation। कि वो माइक्रोब हमें सिर्फ देख लेने चाहिए जो लोकल हैं, उनमें से कौन कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट से पता चल जाएगा कि जो बेहतर परफॉर्म करते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि उनके अंदर आपने कोई इंजीनियरिंग नहीं करनी, लेकिन मोस्टली वो वाली स्पीशीज़ वहाँ पर हूँ जो कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। Through sites monitoring program, progress of intrinsic bioremediation should be recorded time to time. The conditions of site that favor intrinsic bioremediation are groundwater flow throughout the year, carbonate minerals to buffer acidity produced during biodegradation. Then supply of electron acceptors and nutrients for microbial growth and absence of toxic compounds. The other environmental factors are such as pH, concentration, temperature, and nutrient availability determine whether or not biotransformation takes place. Bioremediations of waste mixtures containing metals such as mercury, lead, and arsenic and cyanide at toxic concentration can create problem. तो ये ज़ाहिर है अगर वो रेमिडिएट नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि उनका रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। द एबिलिटी ऑफ सरफेस बैक्टीरिया to degrade a given mixture of pollutants in groundwater is depend on the type and concentration of compound, electron acceptor, and duration of bacteria exposed to contamination. Therefore, ability of इंडिजीनियस बैक्टीरिया का मतलब मैंने आपको पहले बार बार बताया है कि जो लोकली अवेलेबल है, आपने ना इंजीनियरिंग करनी है, ना किसी जगह से नए माइक्रोब एक्जोटिक स्पीशी लानी है, जो वहाँ पर अवेलेबल पहले से मौजूद है ज़मीन के अंदर। माइक्रोब्स आर अवेलेबल एवरीवेयर इन द ग्राउंड। देयरफॉर एबिलिटी ऑफ इंडिजीनियस बैक्टीरिया degrading contaminants can be determined in laboratory by plant count and microorganism studies। तो आप उनको लेबॉर्ट्री में पहले सिर्फ इतना एक्सेस कर लें, जिस तरह आप मोहल्ले में कोई काम करना चाहते हैं और आप हमेशा मोहल्ले के उन लोगों को बुलाएंगे जो थोड़ा सा बेहतर काम करने के आदी होते हैं। पहले से आपको पता होता है कि यार ये बंदा भी बेहतर काम करता है, ये फ़लाँ हेल्प कर सकता है, ये फ़लाँ हेल्प कर सकता है। आप निकम्मे और नखट्टू लोगों को नहीं बुलाते। इसी तरह से इसमें नेचुरली जो ओपन जगह पे किसी का वेस्ट मौजूद है, आप कोशिश करते हैं कि हम लोग सर्टन ऑब्जर्वेशंस में, ठीक है, उसमें सिर्फ इतना करना होता है कि काम करने वाले लोगों को सेग्रीगेट करना होता है, उस तरह के माइक्रोब्स की एप्लीकेशन कर देते हैं और वो क्या करते हैं वहाँ पर टेकअप कर लेते हैं उस मेटल्स को या किसी भी जो कंटेमिनेशन है उसको वहाँ से टेकअप कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में आज हम इतना रखते हैं। इसकी जो इंजीनियर्ड इन सीटो बायोरेमिडिएशन है, चूँकि इसमें अब इंजीनियरिंग इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगी टेक्निकली, इसके अंदर जिस तरह के देखें मैकेनिक्स आना शुरू हो गई हैं, तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको अपकमिंग लेक्चर जो है उसमें हम डिस्कस करते चलेंगे। कल हमारी इसी पे क्लास होगी, इंजीनियर्ड इन सीटो बायोरेमिडिएशन कल हमारा टॉपिक होगा और ऑनवर्ड इसी पे हमारी बात चलेगी। तो सो फार आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो यू आर वेलकम। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन नहीं है। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।